हेलो एवरीवन। जैसा कि ये जो लेक्चर होगा ये क्लास 9th की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग उसको इसमें देखेंगे। और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो ये एक स्टोरी है ना, ये हिस्ट्री फ्रेंच के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि फ्रांस में आखिर क्या रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। तो उससे पहले मतलब हम लोग ये देखते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है आखिर होता क्या है। देखिए, आपको ये जो चैप्टर है इतना इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना, ठीक है, और आपको मतलब ऐसा लगे, रियल में फील होगा कि हाँ ये चीज़ आपको सामने दिख रही है, ठीक है। बशर्ते सिर्फ आप ईयरफोन लगाइए, ओके फाइन, और इधर उधर चीज़ों की बातों पे ध्यान मत दें, और मतलब सिर्फ ध्यान से सुने हमारी बातों को, ठीक है। मैं आपको इसमें मतलब मैप के जरिए मतलब जो जो चीज़ नीडेड होगी इसमें, ठीक है ना, मैं आपको इसमें दिखा के मतलब हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। इवन फ्रांस कहाँ है, कौन देश कहाँ है, ठीक है ना। इवन उसके बाद आपको पिक्चर्स के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन मतलब क्या, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स में ज़्यादा सोच सकता है ना। क्योंकि वो पिक्चर जैसे मान लीजिए हम बोले मदर बोले माँ, तो माँ का मतलब क्या, आपको माँ मतलब कुछ MOTH और मदर स्पेलिंग नहीं है, माँ जैसी बोले तो आपको आपकी माँ का मतलब फेस याद आया, है ना। उसी तरीके से तो इसलिए मतलब कहता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो वर्ड्स में नहीं पिक्चर्स में सोचता है। तो उसी पे मैं क्या करूँगा कि इसमें जहाँ पर जिस मतलब जो मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो आपको समझाने के लिए मुझे पिक्चर्स की सहायता लेनी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा ना। इवन मतलब ये जो होगा आप इसमें पढ़ने के बाद ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैं बोल तो रहा हूँ कि भूल नहीं पाएगा इस स्टोरी को, है ना, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। सर फ्रेंच का मतलब तो समझ में आ रहा है फ्रांस, ठीक है ना। रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रेवोल्यूशन का मतलब हुआ क्रांति, ठीक है। क्रांति मतलब सर, क्रांति का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रोटेस्ट, जब बहुत सारे आदमी एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि सबका मोटिव एक जैसा होगा, है ना, सारे लोगों का मोटिव एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं इंडिया में भी रिवोल्यूशन हुआ 1857, 1857 की क्रांति हुई इंडिया में। उसमें क्या हुआ सर, 1857 में सर लोगों जो हैं, भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ के खिलाफ सर पहली बार लड़े, है ना। तो वो उसको रिवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग का सिर्फ मोटिव ये था कि हमको अंग्रेज़ों को भगाना है, और इवन हमको अंग्रेज़ों को भगा के यहाँ से हमको आज़ादी चाहिए, है ना। तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लोग आखिर वहाँ पर जो 1857 रिवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत सारे सर दिल्ली में, यूपी में, हर जगह से लोग लड़े, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ के खिलाफ। अंग्रेज जो कि उतने दिन से उसे शासन कर रहा था, उसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद जो है लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। तो रिवोल्यूशन का मतलब यही होता है, रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति सर, और क्रांति का मतलब होता है कि जब आवाज़ उठाना, है ना, किसी भी चीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पर सर फ्रेंच रिवोल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कोई आवाज़ उठाया होगा, हाँ यहाँ भी आवाज़ उठाया गया, लोग यहाँ आवाज़ उठाए किसके खिलाफ, वहाँ पर जैसे इंडिया में लोग अंग्रेज के खिलाफ रिवोल्यूशन किए, यहाँ पर किसके खिलाफ, यहाँ पर राजा के खिलाफ। राजा जी, राजा है वहाँ का एक मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ फ्रेंच में जो मोनार्की कह सकते हैं कि आप, फ्रेंच में मोनार्की सिस्टम चलता था। वहाँ का राजा जो है, राजा देखिए, उस राजा को पहले देख लीजिए, है ना। राजा को अगर देखते हैं तो राजा का नाम था लुईस 16, है ना, लुईस 16। यही है वो राजा, ओके। ये जो राजा आपको दिख रहा है ये लुईस 16, है ना, यही है राजा। फिर अगर पहले इसके आप कपड़े को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब लगेगा कि भाई ये क्या पहना है। तो एक्चुअली उधर मतलब फ्रांस में वो कोल्ड एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ पर सर कपड़े जो हैं वो इस तरीके के, राजा शौक है अपना अपना। इवन किसी के ड्रेस देखिए, ये देखिए इसका क्या स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल, यही है लुईस 16। कहने का जो राजा आपको दिख रहा है मतलब ऊपर से दिख रहे हैं ये तलवार वगैरह, मतलब क्या बंदे में था। तो यही राजा है, फ्रांस का राजा, इसी पे पूरा कहानी है, ठीक है ना। ये इवन इसको गुलेटाइन भी कर दिया जाता है, इसको मार भी दिया जाता है ना। और मतलब जाहिर सी बात है, अगर कुछ ना कुछ देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको मतलब अब स्टोरी ज़्यादा समय नहीं, अब आते हैं सीधा पॉइंट ऑफ पॉइंट। तो देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन का मतलब हम आपको टॉपिक बता दिया कि इसमें हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें सर होगा क्रांति करेंगे लोग, किसके खिलाफ सर, वहाँ के मोनार्की सिस्टम के खिलाफ, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म।
देखिए 14 जुलाई 1789 का बात है ना। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस है, पेरिस सर क्या, पेरिस सर फ्रांस का कैपिटल है ना। फ्रांस का कैपिटल, जैसे इंडिया का कैपिटल ले लिया, उसी तरह सर फ्रांस का कैपिटल पेरिस। फ्रांस बोल रहे हैं लेकिन फ्रांस तो पहले देख लें कि फ्रांस कहाँ है। चलिए स्टार्ट। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मैप है, तो इवन आपको यहाँ रशिया दिख रहा है ना। ये आपको ये थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा यूरोप में आ जाता है ना। ये पूरा पोर्शन जैसे यूरोप का हो गया, ये रशिया हो गया, ये हमारा प्यारा देश इंडिया है ना, ये इंडिया। आपको ये जो है सर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दिख रहा है ना। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका सर हो गया, ये हो गया आपको साउथ अमेरिका। और इवन ये रहा, हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, हम लोग को जो चीज़ देखना है, देखिए ये है सर यूनाइटेड किंगडम है ना। यूनाइटेड किंगडम, इसी को आप ब्रिटेन बोलेंगे, इसी को आप अंग्रेज बोल सकते हैं। यही अंग्रेज सब जो हैं हमारे पास आए थे, इवन इस तरीके से ये यूनाइटेड किंगडम वाले इस तरीके से आए हैं, इस तरीके से सर सी रूट होते हुए अफ्रीका के थ्रू होते हुए यहाँ से इंडिया में आए थे, है ना। तो कौन आए थे हमारे देश पे राज किए जो 1600 से ईस्वी में आए थे, है ना। तो कौन आए थे सर, अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ सर, यूनाइटेड किंगडम, यही हैं वो लोग, ठीक है ना। ये क्या है, यही है फ्रांस। ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सॉरी पर्पल कलर का, ये यही है फ्रांस। ये फ्रांस है, ये जर्मनी है ना। और इवन ये जो 10 नंबर है, आई थिंक यही ऑस्ट्रिया है। देखिए यस 10 नंबर में ऑस्ट्रिया है ना, इसका रोल है ना। कहने का मतलब सर ये हुआ फ्रांस, ये हुआ जर्मनी, और ये हुआ सर 10 नंबर में ऑस्ट्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखिएगा इस पर क्यों मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि हम लोग आखिर कहानी पढ़ कहाँ के रहे हैं। सर ये है इंडिया और ये है सर फ्रांस, हम लोग को यहाँ की कहानी पढ़नी है ना। सर इंडिया में फ्रांस का हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए कहने का मतलब कि हिस्ट्री आपको बताता है कि दोबारा गलती वो चीज़ ना हो, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर देखा जाए इसमें, तो हम लोग आते हैं फिर से। अभी देख लिए फ्रांस का कहानी पढ़ना था। फ्रांस का कैपिटल था पेरिस, जैसे इंडिया का कैपिटल क्या था, दिल्ली, उसी तरह फ्रांस का कैपिटल सर वो था पेरिस। तो क्या होता है सर 14 जुलाई 1789 को पेरिस में सर हर जगह अलार्म का मतलब स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब हर जगह दंगे फसाद, मारा मारी, हर जगह मतलब लोग जो हैं एकदम मतलब कहीं किसी के हाथ में बंदूक है, कोई कुछ भी कर रहा है ना। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग यानी कि जो वहाँ राजा था, है ना, वहाँ जो राजा था यानी कि लुई 16, वो कमांड करता है ट्रूप्स को। ट्रूप्स का मतलब क्या सर, ट्रूप्स का मतलब सैनिक। वो सैनिक को कमांड करता है कि तुम लोग जाओ सिटी में, सिटी मतलब पेरिस में जाओ, है ना, सिटी में जाओ और उस कंट्रोल करो सिचुएशन को। लेकिन र्यूमर क्या फैल जाता है, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, है ना। अफवाह नहीं होता कि अफवाह फैला देता है कुछ भी गलत, तो वो र्यूमर क्या फैल जाता है, र्यूमर स्प्रेड दैट ही हैड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अफवाह लोगों में ये फैल जाता है कि राजा भाई जो सैनिक को भेजा है वो सब हम लोग को मारने आ रहा है। राजा ने उस आर्मी को ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया है कि आदमी को देखना, जहाँ पर अगर जो भी बदमाशी कर रहा होगा उसको गोली से उड़ा देना। अब लोग, जाहिर सी बात है, अब जब सब आप समझ रहे हैं कि जब क्राउड एक जब भीड़ होता है, तो भीड़ अगर किसी भी कोई शहर में या कोई भी है, अगर आपको पता चलता है कि सामने से आर्मी आने वाला है और वो हम पे अटैक करने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सर यही कीजिएगा कि पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार उठाइएगा। यही हुआ वहाँ पर भी। जो लोग जिसके पास हथियार नहीं था वो लोग भी हथियार उठाएंगे। देखिए some 7,000 men and women gathered in front of the town halls and decided to form a people's militia। 7,000 लोग, करीब 7,000 औरत आदमी ये सब जो है टाउन हॉल के आगे इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। पहले तो जो लोग हैं 7,000 इकट्ठा हुए हैं, कहें लोग फिर ऐसे कि जैसे आखिर राजा सैनिक भेज रहा है हम लोग को मारने के लिए, तो हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट ऐसे थोड़ी है कि आप मतलब डंडा से या लाठी से थोड़ी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो भैया बंदूक चाहिए, क्योंकि आर्मी के पास बंदूक होगा। अफवाह तो ये फैला है कि लोग जो उस राजा सेना भेजा है हम लोग को मारने के लिए। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं कुछ ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ये इवेंट मतलब जहाँ पर जैसे हो सके बंदूक हो, हथियार हो, जहाँ पर वहाँ पर ये जाते हैं और हथियार को लूटेंगे, है ना। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille। ये Bastille ये जो आपको दिख रहा है, आपको यही है Bastille जेल, where they hope to find hoarder ammunition। देखिए आखिरकार क्या होता है कि लोग जो हैं लोग कहें कि भैया सबसे ज़्यादा बंदूक वगैरह कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा बंदूक वगैरह जेल में होगा। तो जेल कौन, यही है वो जेल, बेस्टाइल जेल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इवन देखिए आप ये फोटो में देख सकते हैं कि ये जो बेस्टाइल जेल है, ये
लोग क्या कर रहे हैं कि लोग भैया ये होड़ में एकदम मतलब लोग जो है कहें कि भैया वो जेल में चलो, जेल में सबसे ज़्यादा बंदूक होंगे। लोग क्या किए कि जेल के पास एकदम गए, है ना, जेल के पास जाते हैं और जेल के जो मतलब एक तरह से गए वहाँ के जो कैदी हैं, मतलब पहले तो वहाँ पे जो गार्ड है उनको मार दिया जाता है और जेल में जितने सारे मतलब गन्स वगैरह हैं उसको सब लोग एकदम ले लेते हैं, है ना। और उसको उसके बाद यही नहीं, ये जो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर इसको सिर्फ ये मतलब वो बंदूक से नहीं ले रहे हैं, इवन इसमें जो प्रिजनर थे यानी कि जो कैदी बनाए गए थे उनको ये मतलब क्या कर रहे हैं, छुड़ा दे रहे हैं, है ना। जेल के लॉकर को तोड़ के उस सबको आज़ाद करवा दिया, है ना। इवन कुछ ही जो कैदी हैं उसमें बच गए थे। सर कैदी को क्यों छोड़ा दिया? बंदूक का काम था तो बंदूक लेके चल जाते हैं, लेकिन नहीं, ये जो जेल है ये डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग को दिखाता था। डेस्पोटिक पावर का मतलब क्या? तानाशाह। राजा को जिसको मन करता था उसको सर जेल में डाल देता था। तो लोगों में एक गुस्सा था, मतलब जाहिर सी बात है किसी का फैमिली का आदमी ही होगा जो जेल में होगा, उसका भाई जेल में होगा, तो लोग क्या कहें, लोग कहें भैया आई मेरा भाई को जेल में डाला, चलो इसी बहाने हम इसको निकाल लेते हैं, है ना, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हुआ, लोग जो है इस जेल में पहले तो मतलब वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे या जो भी थे उस सबको मार ही दिया और प्लस में वो जितने भी कैदी थे सर उन सबको छुड़ाया, है ना। इवन वहाँ से बंदूक जो है बहुत सारे एकदम मतलब सभी बंदूक को देख रहे हैं, ये बंदूक वगैरह सब एकदम मतलब लूट लिया। आप एक बात सोचिए सर, इतना बड़ा मतलब ये इतना बड़ा सर ये चीज़ जो हो रहा है ये कैसे? आखिर जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लोग आखिर इतना बेचैन या इतना मतलब उतावले क्यों? आखिर लोग सर जेल को तोड़ दिए क्यों? ये जो लोग हैं सर आखिर सड़क पर उतर गए क्यों? इस क्यों का जवाब हम लोग इस पूरे कहानी में देखेंगे कि आखिर सर ये जो हमला हो रहा है, लोग सर इतने हुए कि बेस्टाइल जेल पे उठा के मतलब वहाँ से कैदी को छुड़ा रहे हैं। वहाँ पर सर वो कह रहा है कि ये राजा का सबसे घटिया ये राजा अपने आप को बहुत तेज़ बनता है, या इवन जो भी है ये इसके पावर को दिखाता है, हम लोग इस जेल को ही तोड़ देंगे और दिखा देंगे कि तुम्हारा अब कुछ नहीं। तो यहाँ यही होगा, यहाँ पर लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, वो उस प्रिजनर को छुड़ा देते हैं और बेस्टाइल जो जेल में से उस लोगों को छुड़ा देते हैं। तो जेल का नाम क्या है? बेस्टाइल। वेयर दे होप टू फाइंड हॉट एमुनेशन इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज थ्रू देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम। अब बताइए, प्रिजनर को वहाँ से छुड़ा दिया, सिर्फ कितना बच गया? 7 लोग बच गए उसमें। बताइए, प्रिजनर बहुत सारे होंगे, सबको छुड़ा दिया सब जेल का लॉकर तोड़ के, और वहाँ पर जो कमांडर था उसको भी मार दिया सब। इट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट इज ट्रू फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बेस्टाइल को सभी लोग नफरत करते थे, क्यों? क्योंकि वो राजा के मतलब पावर अच्छा नहीं था, वो मतलब तानाशाह था, राजा होता ही है तानाशाह, तो उसके पावर को दिखाता था, इसलिए वो लोग उसके इस बेस्टाइल को पूरा डिस्ट्रॉय कर हेट नफरत भी करते थे लोग। The fortress was demolished and it was stained fragment and sold in the markets of all those who wished to keep the surrender and its destruction. फोर्ट्रेस को जो है पूरा डिमोलिश कर दिया गया और उसके जो पत्थर वगैरह हैं उसको बेचा गया, मतलब तो कोई अब जाहिर सी बात है जो कुछ होगा बहुत सारा चीज़ उसको क्या कोई लूट भी लेके चल जा रहा होगा। इवन यहीं कहीं होता है कि जो है अगर कोई कुछ सामान गिर गया, अगर रोड पे कुछ गाड़ी बढ़ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो लोग आदमी को तो बचाएंगे बाद में, पहले अगर कुछ मतलब खेती वगैरह अच्छा है तो उसको रख लेते हैं, लेके भाग जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ भी हुआ। The day that followed saw more rioting both in Paris and the countryside। और वो उन्हीं दिनों इधर तो पेरिस में बवाल हो ही रहा है और कंट्री साइड का मतलब सर क्या? कंट्री साइड का मतलब हुआ कि जैसे जैसे मतलब दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के आसपास जैसे जो भी एरिया होंगे, जैसे गांव हो गया, देहात हो गया, जैसे पंजाब, मतलब कंट्री साइड अब ये मतलब समझिए कि वहीं पड़े, थोड़ा सा अगल बगल जो है, जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार के बाद जैसे आरा वगैरह ये सब चीज़ जो है आप उसके अंडर में ले सकते हैं। मतलब यानी कि गाँव, अब फ्रांस है तो हर जगह सिटी थोड़ी होगा पूरा एकदम अच्छा से गाँव भी थे, तो गाँव में भी इधर मतलब क्या हो रहा है? रायोट हो रहा है। रायोट का मतलब होता है कि दंगा फसाद हो रहा है, दंगा फसाद गाँव में भी हो रहा है। हाँ, most people were protesting against the high price of the bread। उधर क्यों हो रहा है? क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? आखिर उधर दंगा क्यों हो रहा है? तो उधर दंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेड का जो दाम है बढ़ गया है। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियन लुक अप बैक ऑन द टाइम they saw it is the beginning of the chain of the events and ultimately led to the execution of the king in France। मच लेटर बाद में जब हिस्टोरियन ने इस चीज़ को देखा तो वो कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत था, यानी कि जो बेस्टाइल पे हमला हुआ उसके बाद जो ब्रेड के लिए उधर प्रोटेस्ट हो रहा है ये शुरुआत था, ये एक चेन है इवेंट्स का, है ना, जिसमें अल्टीमेटली राजा भी मारा जाएगा, एक्सक्यूजन हो जाएगा। एक्सक्यूशन का मतलब उसको मार दिया, फांसी चढ़ा दिया। Though the most people of the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? हम लोग को इसी का ये जो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, हम लोग को इसी के बारे में देखना है कि आखिर भैया क्या और कैसे और क्यों
आप देख रहे हैं ये वही जेल है बेस्टाइल, जिस पे आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं ये तोपों से उसी का तोप लेके उसी को उड़ा रहे हैं। तो हम कहना ही चाहते हैं कि आखिर लोग इतने एग्रेसिव क्यों हुए, क्यों आखिर जो लोग हैं वो बेस्टाइल को हेट किए, क्यों आखिर लोग जो है सड़क पे उतरे, क्यों जो है राजा जो है इस तरीके का एक लोगों को ट्रूप भेजा, सैनिक भेजा कि जाओ उसको कंट्रोल करो, और रूमर्स कैसे फैल गया कि भैया वो लोग मारने आ रहा है। तो लोग जो है आखिर इतना बड़ा डिसीजन लेना, मतलब आप कहीं ना कहीं दिखाता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इवन अगर किसी से लड़ाई होता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मतलब बात होती है, हुआ रहता है। तो लोग जो है इतने मतलब एजिटेट कर रहे हैं, लोग जो है एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ बात है, और वही बात को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इवन गांव में भी देखें क्या प्रोटेस्ट हो रहा था ब्रेड के लिए। तो आखिर ये सब क्यों, ये जो था, ये जो फर्स्ट पेज पे है, ये आपको एक ट्रेलर टाइप है ना। जिस तरीके से मूवी में ट्रेलर होता है उसमें आपको बता दिया जाता है, तो लगभग लग जाता है कि ओ इस मूवी ऐसा है, ये मूवी रोमांटिक है कि मूवी जो है एक्शन है ना, या मूवी थ्रिलर है। मतलब आपको मतलब ट्रेलर से पता चल जाता है कि इवन वो मूवी कहना क्या चाहता है। उसी तरीके से अभी आपको भी पता चला कि इसमें जो सर 14 जुलाई 1789 को पेरिस में सर हमला हो जाता है, पूरा जो है लोग जो है इधर तबाही, कुछ लोग जो है सर वो बंदूक वगैरह के आर्म्स में इधर लूट रहे हैं, बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया जाता है, हमला लहका दिया जाता है, इवन प्रिजनर को छोड़ा दिया जाता है। और कंट्री साइड में भी सर जो पेरिस के जो अगल बगल जो देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी सर दंगे फसाद हो रहे हैं ब्रेड वगैरह को लेकर। तो आखिर ये सब जो है आखिर क्यों हो रहा है, हम लोग इसी क्यों का जानकारी लेंगे। आखिर ये जो इतना बड़ा कांड हुआ या इतना बड़ा ये चीज़ हुआ, आखिर क्यों हुआ। ओके, तो जो एक्चुअली अगर स्टार्ट किया करना है तो अब यहाँ से होता है कि अब जाहिर सी बात है हम लोग फ्रांस के बारे में पहले देखते हैं कि फ्रांस आखिर है क्या भैया। फ्रांस जो कंट्री था वो किस तरीके से बटा हुआ था, तभी आप हम लोग उसमें समझ पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी के बारे में आपको पता है तो उसके पहले एरिया को पता कीजिए कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। इवन अंग्रेज सब भी या किसी भी कंट्री पे आपको कब्जा करना है तो पहले आपको उसका कंट्री के बारे में जानना होगा, हर एक चीज़ क्या है, कैसे है, कौन कितना है, क्या नहीं है। तो यही चीज़ अब हम लोग देखते हैं कि वो जो आखिर 14 जुलाई 1789 को ये जो बेस्टाइल पे हमला हुआ, आखिर ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो टॉपिक है, मतलब अगर देखा जाए तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ। 18th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1700 से सर 1800 साल, 1700 से लेकर 1800 साल तक को बोलते हैं क्या सर, 1700 से 1800 साल तक को बोलते हैं 18th सेंचुरी। अगर बात करें हम लोग अभी कौन से ईयर में है सर, कौन से सेंचुरी में सर, तो जैसे 2023 चल रहा है, तो 2023 कहाँ सर, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी का मतलब क्या सर, 2000 से लेकर 2100। तो ये 18th सेंचुरी है का मतलब क्या, एक पीछे चले जाइए, यानी कि 1700 से लेकर 1800 तक, ये 18th सेंचुरी है चूँकि, है ना। तो 1700 से 1800 तो वही उसमें बात हो। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब यानी कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी आखिर था कैसा, यानी कि वहाँ पर लोग कैसे थे। मतलब जैसे यहाँ है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। उसी तरह सर फ्रांस में किस तरीके के लोग थे, क्योंकि लोगों से ही कुछ चीज़ होता है। तो फ्रांस में किस तरीके के लोग थे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में किस तरीके के लोग थे। तो देखिए 1774 को इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली, बोरबॉन बर्बन बिस्कुट होता है ना, तो मैं भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लुई 16 जो है, लुई 16 जिसको हम आपको दिखाया, आपको यही है वो बंदा, है ना, ये लुई 16, ये बोरबॉन फैमिली से बिलोंग करता है ना। और ये सर लुई 16 जो बोरबॉन फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो है फ्रांस के गद्दी पर बैठता है 1774 में, ठीक है। डेट लाइन थोड़ा सा याद रखिए। 1774 में सर लुई 16 जो है फ्रांस के गद्दी पर बैठता है, मोनार्की सिस्टम। तो उसके बाद वो आया सर लुईस 16 कोई नाम होता है, हाँ होता है। लुईस देखिए, लुईस है 16 का मतलब क्या होगा कि जैसे मतलब लुईस 1 होगा, लुईस 2 होगा, लुईस 3, लुईस 4, लुईस 5, लुईस, इसी तरीके से होता है तो लुईस 16 होगा। क्योंकि नाम बनाने में बहुत समय लगता है, तो अगर एक नया राजा एक नए नाम से होगा तो इसका नाम थोड़ा फैलने में या लोग थोड़ा होता है ना, तो इसलिए ये क्या करते थे कि अपने ही जो डिसेंडेंट होते थे उन्हीं के नाम पे ये अपने आप को ले लेते थे, है ना। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रिया प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, है ना। ये जो है सर, ये क्या करता है, ये जब 20 साल का होता है ना, तो ये शादी करता है ना, शादी करता है, ये शादी करता है। और ये शादी किससे करता है, देखिए ये शादी जो करता है आपको मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली है, मतलब इसको पूरे फ्रांस में नहीं मिला था, ठीक। ये और देखिए यही है वो मैरी एंटोनेट, काफ़ी
मतलब सुंदर भी है। तो देख लीजिए आप, यही है मैरी एंटोनेट, जो कि ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस रहती है ना। तो ये जो अभी हम आपको मैप में यहाँ दिखाया था ना, ऑस्ट्रिया देखिए ये रहा, मतलब ये रहा फ्रांस सर, और ये रहा सर ऑस्ट्रिया 10 नंबर, यानी कि इतना दूर सर, ये मतलब दूसरे कंट्री में जाके शादी किया। वाह। तो यही है वो मैरी एंटोनेट, इसी से वो शादी करता है। और ये है लुईस 16 है ना, ये और ये लुईस 16 वेड्स मैरी एंटोनेट। तो देखिए जो ये ये मैरी एंटोनेट होती है, जो कि बताया हम आपको ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया की रहने वाली है। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंगडम फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। क्या होता है कि जब राजा अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, जब ये राजा मतलब बनता है ना, तो राजा बनता है तो क्या होता है कि ये देखता है कि खजाना बहुत खाली है, खजाना बहुत खाली है। खजाना मतलब क्या सर? खजाना का मतलब जैसे देखिए पैसे, जैसे अगर कोई भी देश है तो देश कैसे चलेगा? पैसा होगा तब चलेगा। उसी तरीके से जिसको हम टैक्स बोलते हैं ना, तो राजा भी जब बैठा तो राजा देखा कि भैया अरे मतलब राज दरबार में तो खाना ही मतलब पैसा बहुत कमी है। कारण क्या है भैया? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से जो फ्रांस है वो बहुत सारे बिना मतलब के युद्ध लड़ते रहता था ना, मतलब कभी फ्रांस जो है देखिए लड़ाई में घाटा की जगह कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, बर्बाद होगा, ठीक है। तो लड़ाई कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि हम ये वो है, ठीक है। तो लड़ाई में आज तक किसी का कुछ भला नहीं हुआ है, बर्बादी हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर भी फ्रांस के साथ ऐसा ही होगा। फ्रांस जो है इतने सारे मतलब बिना मतलब के लड़ाई करता है। अपॉन हिज एक्सेशन न्यू किंग फाउंड लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय तक चल रहे युद्ध जो है उसने फ्रांस के मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बर्बाद किया, ख़त्म किया। तो लड़ाई में पैसे खत्म होंगे। हाँ देखिए, लड़ाई जब होता है तो जाहिर सी बात है आप उसको फूड सप्लाई कीजिएगा, फूड ले जाएगा। इवन अगर कोई सोल्जर्स मरता है तो उसके मतलब जो परिवार को आप पैसा दीजिएगा, है ना। या तो मतलब बहुत सारे मतलब बॉम्ब है, बंदूक है, तो इस सब चीज़ में पैसे तो खर्च होंगे ही। यही चीज़ होता है कि फ्रांस जैसा बहुत लंबे समय से सर युद्ध लड़ते रहता था, इसीलिए उसका ये कारण था, पहला एक कारण, ठीक है ना। पॉइंट्स नोट कीजिएगा। ऐसे हम देखिए, इसका हम नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम नोट्स के माध्यम से भी एक बार पढ़ाऊँगा। अभी आपको हम बुक बाय रीड बाय लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, जिससे आपको मतलब समझ में आएगा हर एक चीज़। उसके बाद मैं नोट्स भी आपको करवा दूँगा। एड टू दिस देखिए, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेंटेड कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। मतलब एक तो लड़ाई कर रहा है, ऊपर से ये पैलेस ऑफ वर्साइल, है ना। देखिए ये वर्साइल जो पैलेस है, इसको आप कम मत समझिए। ये देखिए, अगर ये आप देख लीजिएगा तो कहिएगा कि क्या बात है भाई। मतलब ये जो मैरी एंटोनेट है, आप मतलब ये जो महल है, महल, ये रहा वो महल। देखिए अगर आप मतलब थोड़ा सा आप अगर एक क्लोजर लुक मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बाहर से ये जो महल आपको दिख रहा है, ये महल है, इसी में राजा रहता था। और ये महल जो है आपको इसमें आपको ये दिखेगा कि इस महल को मेंटेन करने में इतने पैसे लगते थे कि कहिए नहीं। अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा मोड़ा भी खराब हुआ तो राजा क्या पूरा बदल दो, है ना। इवन इसके पॉलिशिंग, डिज़ाइन वगैरह, मतलब हर एक चीज़ जो है, मतलब ये जो राजा है वो क्या कर रहा है, उसको आपको मीन्स ये मतलब इस महल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होते थे, है ना। हम दिखा ही रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर कि ये इस महल को मेंटेन करने में इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, इतना मतलब क्या महल है, इतना बड़ा। मतलब ये देखिए, ये बाहर से, ये ऊपर से, मतलब तो इतने बड़े महल को भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ये लुईस 16 जो है अपने पैसे बहुत खर्चे किए, है ना। अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो ये देखिए, ये इनर व्यू है पैलेस ऑफ वर्साइल का, और देखिए सकते हैं आप, ये देखिए क्या मतलब अगर देखा जाए तो ये झूमर वगैरह, लाइट वगैरह, वाह। अगर रूम देखिए तो उसका ये सब जो इसमें रहता था, ये देखिए मिरर कितने बड़े बड़े हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो झूमर, रूम, इवन मतलब साफ़ सफाई, इवन हर एक चीज़ में इतने ज़्यादा पैसे खर्चे होते थे। तो ये जो है सेकंड रीज़न था जो है फ्रांस के एक तरह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल है उसको ड्रेन होने का, एक मतलब वेल्थ को ड्रेन होने का। तो आगे अब आते हैं। तो पहला रीज़न था कि बहुत लंबे समय से चल रहा है युद्ध, पैलेस ऑफ वर्साइल को मेंटेन करने में पैसा। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ये देखिए
एक तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरे का मदद कर रहा है, अच्छी बात है मदद करना, लेकिन आप ये देखिए कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो आपके यहाँ वो सिस्टम इसी के चलते अभी देखिए बवाल होगा। इसका ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था, अब नहीं चलेगा। देखिए क्यों हुआ क्या कि लुईस 16 एक काम करता है क्या कि ये अमेरिका और ब्रिटेन, देखिए ये रहा, हम आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इवन अगर देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा, हम बताए थे आपको कि ये ब्रिटेन है ना, ये ही अंग्रेज है सर, है ना। और ये है सर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ये अफ्रीका। देखिए जब 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसमें यही हुआ था कि सर उसमें मतलब लोग जो हैं अपने आप को, अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। अपने एरिया बढ़ाना चाहता मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करना चाहते थे, बहुत से ज़्यादा कंट्री से कंट्री पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा कंट्री होगा या जितना ज़्यादा लैंड होगा, ज़मीन होगा, उसकी उतनी रिसोर्स होंगे। अगर मान लीजिए मेरा ज़मीन है तो मेरी ज़मीन है तो इस पर खेती करने से जो फसल होगा वो मेरा होगा। यही चीज़ यहाँ हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो है सर, ये भी लोग इवन हर एक देश दूसरे देश को कब्जा करने पे लगा हुआ था। तो ब्रिटेन अंग्रेज भी थे, अंग्रेज वही के तो देन था कि इंडिया में आए थे सर कब्जा करने के एक तरह से, और भारत को अपना कॉलोनी बनाया। तो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी जब एक हायर पावर या कोई भी देश जब दूसरे देश को अपने अंडर ले लेता है या उस पर रूल रेगुलेशन कर लेता है तो वो उसका कॉलोनी बन जाता है। जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का। यही चीज़ हुआ कि जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से के सर अंग्रेज सर जिस तरीके से सर इंडिया में आए, अंग्रेज सर यहाँ से सर अमेरिका में भी गए। ये अभी अमेरिका हुआ, बाद में मतलब इसका कुछ नाम मतलब यानी कि लोग जो है यहाँ से यहाँ गए थे, अफ्रीका में भी थे, इंडिया में भी थे और चाइना में भी, इवन हर जगह, फ्रांस के भी लोग हैं, हर जगह सब के सब लोग हर जगह क्या बनाए हैं, कॉलोनी बनाए थे। तो क्या हुआ कि देखिए जब इसके लोग यहाँ पर थे अमेरिका में, तो अमेरिका वाले जो लोग हैं ये कहते हैं कि पहले अभी जैसे क्या होता था, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में था तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड का कंपनी था, तो वो क्या करता था यहाँ से जितने भी पैसे वैसे वो कलेक्ट करता था, वो फिर से उसको कहाँ भेजता था, ब्रिटेन में। ले भैया ले जाओ, पैसे ले जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे नौकर हैं। ये सब यहीं का आदमी आया था। तो होता ये है कि अब जिस तरीके से यहाँ के लोग हैं, अब आप ही हैं यहाँ, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि अरे भाई इंडिया इतना बड़ा, हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हम पैसा इसको क्यों दें, हम एक काम करते हैं उसे टाटा भाई एकदम पूरा ख़त्म ही कर लेते रिश्ता नाता। यही चीज़ हुआ यहाँ पर यही चीज़ हुआ कि अमेरिका में जो लोग यहाँ से गए थे, है ना, वो कह दिए ब्रिटेन को टाटा बाय बाय कि भैया हमको तुमसे मतलब नहीं है, हम तुमको नहीं जानते हैं, हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं है, तुम समझो अपना। कहने का मतलब कि ये अब कहता है कि हम आपके नहीं हैं, है ना कहता है कि हम आपके नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि हमारा और आपका कोई रिलेशन नहीं है ना, हम अपना कंट्री ये मेरा है, अब यहाँ पर हम लोग अपना रूल करें, और अपने आप को अमेरिका बोला ऐसा। और उसी तरीके से ये अपना ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देखा कि भैया ये मेरा ही आदमी होके आज जाके कल जाके मेरे ही से बगावत कर दिया, है ना। तो इसीलिए ये जो है ये इंडिया में भी जो हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था, तो कहा कि भैया आज ये बगावत किया, कल जाके ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहेगा कि भैया इंडिया मेरा है, तुम्हारा साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो क्या किया यहाँ पर, इसलिए ये जो है इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पॉलिटिकल पावर को ले लिया। जब वो आप 8th क्लास की हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं उतना नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी वो क्या किया, यहाँ से कहा कि भैया तुम यहाँ ट्रेडिंग करने आए हो, सिर्फ ट्रेड करो, व्यापार करो, बाकी जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या कौन सा ज़मीन लेना है, मतलब कौन से एरिया पर कब्जा करना है, या कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको अपने अंडर लेना, वो सब हम देखेंगे। तुम सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए थे और तुम सिर्फ व्यापार करो। कौन बोला, अंग्रेज बोला। किसको बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला। क्योंकि वो देख चुका था कि भैया वहाँ पर जब बवाल मतलब वहाँ पर वो हो गया, टाटा बाय बाय कर दिया, तो ये भी कल जाके कर देगा, कहेगा इंडिया मेरा है, हमको आपसे कोई रिश्ता ना था, कोई मतलब नहीं है। तो आखिर ये घटना घटा, उससे इसको सीख मिला, तब जाके वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाया, और तब जाके वो कहीं ना कहीं बच पाया। तो हिस्ट्री इसीलिए है, हाँ, हिस्ट्री यही बताता है कि आप जो देख रहे हैं कि वो चीज़ जो वहाँ हुआ वो चीज़ फिर से ना घट जाए। तो अब आते हैं, तो यही होता है कि क्या होता है कि जिस तरीके से ब्रिटेन का, देखिए ब्रिटेन जैसे हम क्या बोला, सब जो देश है वो क्या, सब देश को अपना कॉलोनी बनाया था। जैसे इंडिया को भी कॉलोनी बनाया था, अफ्रीका में बहुत सारा कॉलोनी बनाया था, चाइना में भी, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, है ना, इवन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह ये सब कॉलोनी बनाया था, यानी कि छोटे छोटे देश पे कब्जा किया था। तो होता क्या है कि जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है ना, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन बोलेंगे, ब्रिटिश बोलेंगे, ये अमेरिका है।
ये ब्रिटेन जो है क्या करता है कि अच्छा बुआ तुम मेरे से अलग होते हो, ठीक। तो ये क्या किया कि अमेरिका का जितना भी जहाँ जहाँ कॉलोनी था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एगो कॉलोनी है, ये किसका है? अमेरिका का था। लेकिन क्या किया, ब्रिटेन वाला आया और यहाँ से अमेरिका वाले को भगा के और उस पर कब्जा कर लिया, कहा कि अभी मेरा कॉलोनी है। कौन? ब्रिटेन वाला। तो ब्रिटेन वाला अमेरिका का इस तरीके से कर करके लगभग अफ्रीका में कुछ कॉलोनी था, उस सब करके उसको कब्जा कर लिया। उसके कई गो कॉलोनी को कब्जा कर लिया ब्रिटेन वाला सर? अमेरिका के 13 कॉलोनी को ब्रिटेन वाला कब्जा कर लिया। और ये भागता भागता गया, भागता भागता गया, मतलब क्या, ये जो अमेरिका है कहा कि आखिर मेरा मदद कौन करेगा। देखिए कॉलोनी जाना मतलब क्या, ज़मीन जाना, ज़मीन जाना मतलब रिसोर्स जाना, रिसोर्स जाना मतलब आपके पास पैसे की कमी होगी, क्योंकि जितना ज़मीन होगा आपको वहाँ से जो भी रिसोर्सेज आएंगे, चाहे कॉटन हो चाहे शुगर हो, एवरीथिंग, जो भी चीज़, आप कोयला है, कोयला मिल गया, सोना मिल गया, तो सब आप ही का ना है। तो अमेरिका अमेरिका जाता है फ्रांस के पास, जाता है या कहिए तो फ्रांस गया। फ्रांस अपने बहबई में क्या करता है, फ्रांस कहता है ए अमेरिका इधर सुनो, है ना। तो वहाँ पर वो जो अमेरिका वाला गया, तो अमेरिका कहता है कि फ्रांस वाले को कहता है कि, फ्रांस कहता है कि सुनो हम तुम्हारा मदद करते हैं, हम तुम्हारा मदद करते हैं। किस चीज़ में? ये जो ब्रिटेन जो है तुम्हारा 13 को कॉलोनी छीना है ना, हम तुमको मदद करेंगे इससे रीगेन करने में, इससे फिर से वापस तुम्हारे कॉलोनी को दिलवाएंगे तुमको। अमेरिका वाला तो खुश, अमेरिका को क्या चाहिए भाई, अमेरिका तो कहेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम मेरा मदद करो। और यहाँ पर ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, तो फ्रांस यहाँ पर यानी कि जो लुई 16, ये जो राजा, यही कारण है कि ये अगर ना उस लड़ाई में पड़ता और ना इसके मौत होता, देखिएगा अभी आगे चल के, इसी के कारण मर गया। ये जो राजा है ये क्या करता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना लाइन, ये देखिए अब समझ में आएगा आपको कि अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी, फ्रांस ने मदद किया 13 गो अमेरिकन कॉलोनीज को, किस चीज़ में? टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, अपने आज़ादी को गेन करने में। किससे? ब्रिटेन से। कॉमन इनिमी ब्रिटेन, यानी कि फ्रांस का भी इनिमी सर ब्रिटेन था, हाँ। फ्रांस, अमेरिका का भी इनिमी ब्रिटेन था, हाँ। तो फ्रांस क्या कहा, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। तो फ्रांस क्या किया कि अमेरिका को मदद किया किस चीज़ में? 13 गो कॉलोनी को छुड़वाने में। आप समझ रहे? तो क्या आपको लग रहा होगा कि ये गया होगा फ्रांस, इसके पास ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन 13 गो कॉलोनी उसका छोड़ दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इवन इसको लड़ना पड़ा होगा इससे, जहाँ जहाँ होगा फ्रांस अपना सोल्जर भेजा होगा, आर्मी भेजा होगा, इधर ई भी भेजा होगा। तो इवन हम क्या बोले, लड़ाई मतलब क्या, लड़ाई युद्ध होगा तो उसमें बहुत सारा वेल्थ का या जो भी रिसोर्सेज वो आपके जाएंगे। तो ये अब भैया आप दूसरा का लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर यही हो रहा है। ये फ्रांस जो है अमेरिका का लड़ाई अपने लिए लड़ा, और फ्रांस अपना वेल्थ, अपना धन जो है वो पूरा गंवाया। जाहिर सी बात है, बम लगाओ, बंदूक, खाना वगैरह, सोल्जर्स मरे होंगे, ड्रेस वगैरह, मतलब हर एक चीज़ गया होगा हर एक जगह, तो इसमें बहुत सारे पैसे गए होंगे। यही चीज़ हुआ, फ्रांस जो है अमेरिका को मदद करता है 13 को कॉलोनी को छुड़ाने में। द वार एडेड मोर अ बिलियन ऑफ लिब्रेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। ये जो युद्ध हुआ, युद्ध, इसके कारण क्या हुआ, 1 बिलियन लिब्रे, लिब्रे क्या है सर, लिब्रे जैसे इंडिया का करेंसी है रुपीज़, उसी तरह फ्रांस का लिब्रे है। 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा जो है वो अब हो गया 2 बिलियन लिब्रे, यानी कि 1 बिलियन पहले से कर्जा लिया होता फ्रांस, किसी भी देश से लिया होगा, 1 बिलियन और हो गया, तो अब 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा हो गया। ये सब लड़ाई के चलते हैं। तो 3 कारण, 3, पहला लंबा वार, दूसरा पैलेस ऑफ वर्साइल को मेंटेन, और तीसरा 13 को कॉलोनी को छुड़वाने में ब्रिटेन का मदद किया। 13 को कॉलोनी को छुड़ाया ब्रिटेन से और अमेरिका की मदद किया। लेंडर्स हु गेव द एसेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन, जो उधार दिए थे फ्रांस को पैसे, अब वो कह रहे हैं कि भैया 10% इंटरेस्ट लोन पे चार्ज कर रहे हैं। देखिए होता यही है कि जब आप प्रॉब्लम होते हैं तभी आपसे सभी को याद आता है। तो यहाँ पर यही होता है कि लेंडर जो है कह रहा है कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, तुम जो पैसा लियो जल्दी चुकाओ, नहीं तो मेरे को। So the French government was abolished to spend an increasing percentage on its budget and interest payment to a loan. अब फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो भैया पैसा चाहिए, जैसे बात पैसा देना है, तो पैसा देना है तो फ्रांस के पास पैसा होने से सरकार का तब ना। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा सर, सरकार के पास पैसा आएगा टैक्स। उसके पास कोई और दूसरा ताकत नहीं है, लोगों के पास पैसा है, लोगों से पैसा लेगा, कैसे लेगा, टैक्स बढ़ा देगा। टैक्स ही एक जरिया होता है सर। टैक्स क्या होता है, टैक्स हम पैसा देते हैं, सरकार उसी पैसे को लेके हॉस्पिटल, रोड, इवन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल, आर्मी, पुलिस, या हर एक चीज़ को मेंटेन करता है, जो कि आपको वो हम लोग के लिए ही काम करते हैं ये लोग। तो ये टैक्स जो है सर, टैक्स बढ़ाएगा।
to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government office, university, the state were forced to increase taxes। और ऊपर से उसको अपने देश में आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफिस को, यूनिवर्सिटी को, उसमें भी तो पैसे चाहिए ना, तो उसमें भी पैसे चाहिए, स्टेट वर फोर्स्ड टू इंक्रीज। अब इसके लिए उसको टैक्स एकदम बढ़ाना ही था, क्योंकि भैया पेमेंट तो देना पड़ेगा। It even this measure would not be have sufficed। French society in the 18th century was divided into 3 states, only the member of the third state paid tax। ये हुआ अन्याय। कहने का मतलब कि देखिए टैक्स बढ़ रहा तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि सरकार को भैया पेमेंट करना है, क्योंकि जब अब कर्जे से लिए हैं तो कर्जा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर सारे आदमी थे तो सही है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में अगर लोगों को देखा जाए, जैसे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बांटा गया, तो फ्रांस में अगर लोगों को देखा जाए तो फ्रांस में 3 स्टेट थे। 3 स्टेट मतलब 3 कैटेगरी के लोग थे, यानी कि लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट और तीसरा थर्ड स्टेट। ये क्या है सर? फर्स्ट स्टेट में कलर्जी है। कलर्जी का मतलब क्या? फादरी, जैसे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर सर कलर्जी है, यानी कि चर्च वाले, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रीस्ट, पुजारी। सेकंड स्टेज में सर नोबिलिटी है। नोबिलिटी का मतलब सर यानी कि नोबिलिटी में वो लोग आएंगे जो राजा से लिंक है, यानी कि ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर आप कह सकते हैं। नोबिलिटी में वो आ रहे हैं, कलर्जी में वो आ रहे हैं। कलर्जी में कौन सर? प्रीस्ट, पुजारी वगैरह आ रहे हैं। नोबिलिटी में सर ये आ रहे हैं। नोबिलिटी में कौन आ रहा है सर? नोबिलिटी में ये आपको ये नोबिलिटी में कौन आ रहा है सर? नोबिलिटी में आपका आ रहे हैं ये फादरी, सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना। और इवन जो थर्ड स्टेट सर, थर्ड स्टेट में कौन है? थर्ड स्टेट में भी सर 3 कैटेगरी लगभग है। एक बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, etc। बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, कोर्ट ऑफिसर आ रहे हैं जो कोर्ट में काम करता है, लॉयर आ रहे हैं, etc आ रहे हैं। ये सब बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी थर्ड स्टेट में है। हाँ, उसके बाद पीजेंट है, आर्टिशियन है, किसान है, कलाकार हैं, इवन स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, इस सब जो है सब थर्ड स्टेट में आ रहा है। इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है कहने का मतलब आप एक जगह रह रहे हैं, यहाँ पर लोगों में आप मतलब एक तरह से आप बंटवारा कर दिए हैं। कलर्जी, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट में कलर्जी है, सेकंड में नोबिलिटी स्टेट आया, थर्ड स्टेट में ये लोग आए। अब दिक्कत ये था कि सर पैसा देना, मान लीजिए टैक्स बढ़ रहा है तो पैसा सब कुछ देवे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कहा गया कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट कोई भी टैक्स नहीं देगा, ना देता था। मतलब टैक्स जो भी बढ़ेगा भी तो टैक्स सिर्फ पे करना किसको है? थर्ड स्टेट को। बताइए ये कितना गलत बात है। तो मतलब कलर्जी, नोबिलिटी, ये सब पैसे नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये का कोई सामान है तो उसमें हम जानते हैं कि अगर 70 रुपये उसको बनाने में लगा, 30 रुपये सर उस पर टैक्स लगा, तो हम जा रहे हैं तो हम दे रहे हैं मान लीजिए 100 रुपये। मान लीजिए हम थर्ड स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं 100 रुपये। अब वही अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को अगर वही चीज़ खरीदना है तो वो जाके 70 रुपये में सिर्फ ले लेगा उसको, यानी कि उसको 30 रुपये एक्स्ट्रा भी नहीं देना है। अब वही 30 रुपये दे रहा हूँ तो वो जा रहा है सरकार के पास और सरकार उससे जो है अपना काम कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। मतलब सभी लोगों को इक्वलिटी होना चाहिए, सभी लोग पे टैक्स बढ़े तो सब कुछ देवे टैक्स, और यहीं से होगा बवाल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट जो है, मतलब कहने का मतलब जो सर फर्स्ट स्टेट थे उसमें लोग सर कलर्जी हैं, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यानी कि फ्रांस के सोसाइटी को सर 3 कैटेगरी में बांटा गया, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट है सर उसमें बड़े बड़े व्यापारी हैं, मर्चेंट है, लॉयर है, ऑफिसर हैं, पीजेंट हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी हैं, नौकर हैं, इवन घड़ी बनाने वाले, जूते बनाने, सब जो है सर थर्ड स्टेट में है। और पेमेंट टैक्स सिर्फ पे कौन करेगा? थर्ड स्टेट। और यही सर अब बवाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे के जो लेक्चर हैं उसको अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैं देखिए आपको हर एक चीज़ समझा के, है ना, इवन मैं आपको समझा ही रहा हूँ, है ना, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको हर एक चीज़ फ़ोटो, इमेज, वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा, है ना, और एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू।